हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स पार्ट टू। इस एपिसोड टू में हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के बारे में और इसके और भी अलग अलग टर्म्स के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस। यूट्यूब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। तो टाइम अभी नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्टली पहुंचते हैं और डिस्कस करते हैं कि इन्फ्लेशन आखिर क्या होता है। तो इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। इन्फ्लेशन का एक जनरल मतलब होता है महंगाई। अगर मैं ये बोलूं कि 2011 में किसी भी एक प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर 100 रुपीज है, 2012 में इसका दाम हो गया 105 रुपए, 2013 में इसका दाम हो गया 107 रुपए। उसके बाद फिर से 2014 में इसका दाम हो गया 2014 में इसका दाम हो गया 104 रुपए। 2015 में इसका दाम हो गया 101 रुपए। 2016 में इसका दाम हो गया 2016 में उसी प्रोडक्ट का दाम हो गया 97 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड की मैं बात करूंगा, एक तो इन्फ्लेशन की और दूसरा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स को यही देखते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा 2011 से जैसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब महंगाई हो रहा है, तो इसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलेंगे। इन्फ्लेशन, यहाँ पर अगर हम 2011 को अगर मैं बेस ईयर लूँ, तो उससे रिस्पेक्ट में 2014 में भी इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, 104 रुपए हो गया। लेकिन वही अगर मैं 2016 की बात करूं, तो 2016 में इसका प्राइस हो गया है 97 रुपीज। 2016 में इसका प्राइस हो गया है 97 रुपीज। इसका मतलब ये है कि 2016 में डिफ्लेशन हुआ है, मतलब महंगाई कम हुआ है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अगर बेस ईयर, ये महंगाई या महंगाई नहीं होना, ये किसी एक के रिस्पेक्ट में होता है। मान लेते हैं 2011 को अगर हम लोग बेस ईयर लेते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में 2012, 13, 14, 15 इनमें महंगाई थी। लेकिन 2011 के ही रिस्पेक्ट में 2017, 16 में देखेंगे तो महंगाई नहीं था, और इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्लेशन। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे डिफ्लेशन। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म देखते हैं, या इन्फ्लेशन को ही हम लोग अब डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये इन्फ्लेशन किस तरह से होती है, क्या होते हैं। तो इन्फ्लेशन का एक इकोनॉमिक्स में जनरल मतलब होता है कि प्राइस लेवल पे बढ़ना, महंगाई होना। ठीक है, जब भी महंगाई होता है तो उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कितने तरह के इन्फ्लेशन होते हैं। तो इन्फ्लेशन बेसिकली 5 तरह के होते हैं, लेकिन अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है। और ये जो मैं डेटा बोल रहा हूँ, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यूज भी होती है। ठीक है, आप मत डरिएगा, आपको सिर्फ एक ट्रेंड याद रखना है। तो अगर मैं एक बार बना दूं, यहाँ पर अगर मैं लूँ 0%, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ 4%, ये सारी अगर मैं परसेंटेज के टर्म में बात करूँ, 8%, 10%, 20% और नेक्स्ट 30%। ठीक है, अगर मैं इन परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, तो अब 0 to 4% को हम लोग बोलते हैं क्रिपिंग इन्फ्लेशन। क्रिपिंग इन्फ्लेशन जो भी होते हैं उसको हम लोग पॉजिटिव इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। मतलब अगर कभी भी किसी एक इकोनॉमी में 0 to 4% का अगर आपको इन्फ्लेशन मिल रहा है, तो आपको ग्रोथ मिलेगा, उस इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। सो 0 to 4% इज ऑलवेज कंसिडर्ड गुड इन्फ्लेशन, और इसी को बोलते हैं क्रिपिंग इन्फ्लेशन। ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन होता है 4 to 8%। तो 4 to 8% आपको यहां दिख रहा होगा, ये जो 8% का, ये ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन या इसी को वॉकिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। 8 to 10% में अगर मैं पहुंच जाऊंगा, तो उसी को बोलूंगा गैलोपिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट रन अवे इन्फ्लेशन, जब ये 20% का होगा, तो उसको बोलेंगे रन अवे इन्फ्लेशन। और नेक्स्ट होता है हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि 30%, ये कहीं कहीं 50% तक भी दिया होता है किसी किसी बुक्स में। तो हाइपर इन्फ्लेशन इज अप टू 30% या अप टू 50%, ये अलग अलग वैल्यूज के लिए होते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक्स में 50%, बट बेसिकली इसको एक 30% का इन ऑन एन एवरेज ले लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग अलग अलग टर्म्स को देखेंगे, जिसमें डिफ्लेशन है, डिसइंफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन वगैरह। मैंने आपको डिफ्लेशन में बताया, जैसे महंगाई अगर कम हो रही है तो उसको बोलेंगे डिफ्लेशन। अगर 2011 में अगर 100 रुपए अगर किसी का अगर कीमत है,
2012 में अगर उसका कीमत अगर हो जाता है 97 रुपीज, तो ये डी इन्फ्लेशन है। ओके, सो डी इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का है वो अगर फॉल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन, और मनी की वैल्यू बढ़ जाती है। 100 रुपए में पहले आप जितने सामान खरीद रहे थे, अब उसी 100 रुपए में आप ज्यादा सामान खरीद कर आओगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेगेटिव। फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ डिफ्लेशन में नेगेटिव होता है। सेकंड इज डिफ्लेशन के टाइम में क्या होता है कि डिमांड फ्रॉम कंज्यूमर, अगर एक कंज्यूमर हूं तो उस समय डिमांड घट जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगेगा कि अभी जो 100 का 97 हुआ है, कुछ दिन और वेट करते हैं ये कहीं और कम ना हो जाए। ठीक है, तो इसको में डिमांड जो होता है वो कम होता है। अब लोग इसी वेट में बैठे रह जाते हैं, लोग इसी में बैठे रह जाते हैं कि वैल्यू, जो भी प्राइस होगी उस प्रोडक्ट का, वो घटते चला जाएगा। और इसके कारण क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स बैंकरप्ट हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है, और जो डिफ्लेशन था वो वर्सन होने लगती है। ओके, सो डिफ्लेशन का आप लोग बेसिक चीजें समझ गए। डिफ्लेशन से बचने के लिए, डिफ्लेशन ऑलवेज, मैंने अभी बताया कि ऑलवेज इन्फ्लेशन 0 to 4% इज कंसीडर्ड गुड। ठीक है, 4% इज कंसीडर्ड अ गुड वैल्यू। अगर मैं एग्जैक्ट अगर वैल्यू की अगर बात करूं तो 4% इज कंसीडर्ड अ गुड वैल्यू। तो डिफ्लेशन की बात अगर करें तो डिफ्लेशन इज ऑलवेज नॉट रिक्वायर्ड और नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड इन एन इकोनॉमी। हमें कभी भी इकोनॉमी में डिफ्लेशन नहीं चाहिए, हमें 4% का एक इन्फ्लेशन वैल्यू ही चाहिए। तो अगर डिफ्लेशन अगर मिल रहा है तो फिजिकल रेमेडी इसका क्या है और मॉनेटरी रेमेडी क्या है? फिजिकल रेमेडी उसको बोलते हैं जो गवर्नमेंट करेगी, मॉनेटरी रेमेडी उसको बोलेंगे जो कि एक सेंट्रल बैंक यूज करता है। सेंट्रल बैंक इंडिया का कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी रेमेडी इज आरबीआई एंड फिजिकल रेमेडी इज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर महंगाई अगर कम हो रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा? टैक्स को कट करेगा। टैक्स कट करने से होगा क्या कि टैक्स कट होगा, लोगों के पास पैसे ज्यादा आएंगे। अगर मेरे पास पैसे ज्यादा आएंगे तो मैं क्या करूंगा? उसको खर्च करूंगा। खर्च करने के लिए मैं मार्केट से सामान को खरीदूंगा। सामान को जब मैं खरीदूंगा तो फिर क्या होगा? इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दो। गवर्नमेंट क्या करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग को बढ़ा देगी। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में मान लेते हैं कि 100 लोगों को रोजगार दी, ठीक है, अब वो 100 लोग क्या करेंगे कि उस गुड्स को जाके परचेस करेंगे। पार्ले जी की बिस्किट अगर मैं ले लूं तो उसको जाके वो लोग परचेस करेंगे। उसको अगर परचेस करेंगे तो क्या होगा कि इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। ठीक है, डिफ्लेशन हो रही है मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, हमें इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए। तो उसके लिए टैक्स को कट करो और दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दो। सेकंड जो मॉनेटरी रेमेडी है, मॉनेटरी रेमेडी में आरबीआई क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट को लोअर कर देती है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को जब लोअर करेगी आरबीआई तो लोग लोन ज्यादा लेंगे। लोग लोन लेने के बाद उस लोन अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे, किसी भी चीज में बिजनेस करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे। ठीक है, अगर उसको इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। सेकंड इज प्रिंटिंग मोर मनी। मोर करेंसी को प्रिंट करने के बाद लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दे देगी, सब्सिडी बढ़ा देगी, लोगों को ज्यादा पैसे देगी खर्च करने के लिए। तो लोग ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। वंस लोग पैसा ज्यादा अगर खर्च करने लगे तो फिर क्या होगा? इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन के बारे में। ओके, प्राइस राइज इन्फ्लेशन है, प्राइस डिक्लाइन इज डिफ्लेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस इन्फ्लेशन क्या होता है। डिस इन्फ्लेशन के लिए आप लोग इस वाले फोटो को देखिए। डिस इन्फ्लेशन में जो आप लोग इस फोटो को देखेंगे, यहां पर मैंने एक जो मार्क किया है, गिव मी अ मोमेंट। ओके, डिस इन्फ्लेशन में क्या होता है? डिस इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन, देखिए डिस इन्फ्लेशन में आपको इन्फ्लेशन तो मिलेगा, महंगाई तो मिलेगा, लेकिन उसका जो दर है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे यहां पर 100 रुपए है, 100 से 105 हुआ, 105 से 107 हुआ, लेकिन 107 से 104 हो गया। मतलब हम इस पीरियड में बोलेंगे कि मुझे डिस इन्फ्लेशन मिल रहा है। इन्फ्लेशन तो है क्योंकि 100 रुपए के अगर बेस ईयर है तो उसके रिस्पेक्ट में महंगाई हुई है। लेकिन प्रीवियस ईयर, जिस ईयर से मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, जो भी प्रीवियस ईयर है 2013, वहां से अगर मैं बात करूं तो 107 का 104 हो गया। मतलब प्राइस में थोड़ा डिक्रीज हुआ है। बेस ईयर के रिस्पेक्ट में प्राइस में इंक्रीज है, लेकिन अपने प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में प्राइस में डिक्रीज है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। ओके, डिस इन्फ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन तो है लेकिन अपने प्रीवियस ईयर से यहां पर मुझे थोड़ी सस्ती दिख रही है, तो दैट इज कॉल्ड डिस इन्फ्लेशन। ओके, यहां पर देखिए
0% है, मतलब ये है बेस ईयर। तो बेस ईयर के रिस्पेक्ट में यहां पर आपको इन्फ्लेशन तो है इस पूरे पोर्शन में, इस पूरे पोर्शन में आपको इन्फ्लेशन है क्योंकि ये 0% से ऊपर है, लेकिन इसकी जो ग्राफ है वो डिक्लाइन कर रही है। इन्फ्लेशन है लेकिन अपने प्रीवियस ईयर से, अपने प्रीवियस पीरियड से डिक्लाइन कर रही है, तो उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ओके, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से बना है, स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन, and second one is inflation. ओके, सो दो वर्ड से बना है स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा होता है लेकिन जीडीपी डिक्लाइन कर रहा होता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा होता है। अब देखिए ये तो वही बात होगी कि महंगाई भी बढ़ रही है और लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये क्या है, डबल झटका है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिले तो वो लोग स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो घट रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। तो यहां पर प्रॉब्लम होगी एक इकोनॉमी को सरवाइव करने में। ओके, सो इसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ये एक डबल झटका है, स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज रीफ्लेशन। रीफ्लेशन, रीफ्लेशन का मतलब है कि is when reflation is when inflation returns after a spell of inflation, thus showing growth is back. ओके, यहां पर ये इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन होगा, टाइपिंग एरर, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि डिफ्लेशन हो रही है। ठीक है, डिफ्लेशन के बाद ये डिफ्लेशन कर्व के बाद मतलब महंगाई कम हो रही है। महंगाई अगर कम हो रहा है तो इकोनॉमी में वो चीज बिल्कुल ही सही नहीं है। 4% की महंगाई पर एनम बहुत ही अच्छा होता है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। तो अगर ये महंगाई अगर यहाँ कम हो रहा है तो उसके बाद महंगाई कम होने के बाद अगर कुछ पीरियड के बाद अगर यहां से महंगाई अगर बढ़ने लगता है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन इज व्हेन इन्फ्लेशन रिटर्न्स आफ्टर अ स्पेल ऑफ डिफ्लेशन, thus showing that there is that growth is back। अगर मुझे यहाँ डिफ्लेशन मिल रहा था और अगर मुझे यहाँ इन्फ्लेशन मिलने लगेगा, अगर इन्फ्लेशन अगर मुझे मिलने लगेगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ग्रोथ इज बैक, मतलब मुझे ग्रोथ मिलने लगेगा। इन्फ्लेशन अप टू 4% और इन्फ्लेशन एग्जैक्टली इक्वल टू 4% इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द इकोनॉमी। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि कभी भी अगर डिफ्लेशन हो रहा होता है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और इंटरवीन करने के बाद गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम लोग डिफ्लेशन सिचुएशन से बाहर निकले। ओके, काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन में हम लोग देखेंगे दो चीजें, एक होता है ओपन इन्फ्लेशन और दूसरा है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ओके, ओपन इन्फ्लेशन और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन में क्या फर्क है? अगर मुझे इन्फ्लेशन अगर मिल रहा है, अगर मुझे महंगाई अगर मिल रहा है तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को सप्रेस करने के लिए, देखिए अप टू 4% इज गुड, लेकिन अगर 4% से ज्यादा हुआ तो गवर्नमेंट क्या करती है महंगाई को रोकने के लिए? गवर्नमेंट दो चीजें करती है। पहला जो गवर्नमेंट करती है वो आरबीआई को ये बोलती है कि आप कुछ ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी लाइए जिससे इन्फ्लेशन से बचा जा सके। सेकंड जो गवर्नमेंट करती है वो ये है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देना स्टार्ट कर देती है। मान लेते हैं कि 100 का कोई सामान अगर 120 हो गया तो गवर्नमेंट इसमें क्या बोलेगी कि 10 रुपए का मैं सब्सिडी देता हूँ। ठीक है, और 10 रुपए की सब्सिडी देने के बाद अब उसकी कीमत मार्केट में, अगर उसका कंज्यूमर हूं तो मुझे कितना पड़ेगा? 110 रुपए। तो गवर्नमेंट क्या की जो भी इन्फ्लेशन था उसको सप्रेस कर दिया। ठीक है, जो 20 रुपए का इन्फ्लेशन मिल रहा था अब वो 10 रुपए का इन्फ्लेशन है, तो गवर्नमेंट ने उस चीज को सप्रेस कर दिया, तो इसको बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट का रोल कुछ भी नहीं होता है, मार्केट जिस तरह से अपना भूमिका निभा रही है, मार्केट डिपेंडेंट होती है। मार्केट अगर इन्फ्लेट कर रही है तो इन्फ्लेट होता है, डिफ्लेट कर रही है तो डिफ्लेट होता है, वो ओपन इन्फ्लेशन है। अगर गवर्नमेंट का कहीं रोल आया, अगर आरबीआई का कोई रोल अगर आया तो उसको बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दो तरह के इन्फ्लेशन, एक है हेडलाइन इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम लोग गुड्स लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, गुड्स और सर्विसेज जब दोनों को हम लोग ले रहे हैं तो वो होगा हेडलाइन इन्फ्लेशन। यहाँ पर हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम लोग टोटल इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, मतलब इस इन्फ्लेशन में हम लोग फूड को भी मेजर कर रहे हैं, फूड, और इसमें हम लोग एनर्जी, एनर्जी मतलब ऑयल या किसी भी तरह की एनर्जी को भी मेजर कर रहे हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में आप लोगों को दो बातें याद रखनी है कि फूड और एनर्जी
भी इंक्लूडेड होता है। अगर हम लोग महंगाई नाप रहे हैं तो चावल, दाल, आटा, फूड, एनर्जी, जो भी चीजें हैं सब कुछ इंक्लूडेड होगा, ऑयल, गैस, सब कुछ अगर इंक्लूडेड है तो उसको बोलेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। अगर उसी इन्फ्लेशन के बास्केट में हम लोगों ने सपोज इस पेन को लिया, इस लैपटॉप को लिया, इस पानी को लिया, इस बिल्डिंग को लिया, अगर हम लोग कुछ किसी भी प्रोडक्ट को अगर एक बास्केट में डाल दें, उस बास्केट में अगर हम लोग फूड प्रोडक्ट भी डाल रहे हैं और एनर्जी भी डाल रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि अगले साल इसकी किस तरह से इन्फ्लेशन हो रही है, डिफ्लेशन हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने दो प्रोडक्ट, फूड और एनर्जी को भी कंसीडर किया है। ठीक है, अगर हम लोग फूड और एनर्जी को कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस है यहाँ पर, फूड और एनर्जी को अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो उसको बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन में हम लोग फूड फूड मतलब वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा और ऑयल प्राइसेस को कंसीडर नहीं करते। ओके, नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में हम लोग 7 तरह के कॉज के बारे में देखेंगे। फर्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है अगर कोई एक प्रोडक्ट है, अगर उसका डिमांड अगर बढ़ रहा है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, जैसे मैं अगर इस पेन की बात करूं, इस पेन को मैं बनाता हूँ, ठीक है, मैंने इस पेन की कीमत रखी 100 रुपए, लेकिन अगर मार्केट में अगर 3 लोग अगर आ जाएंगे इसको बेचने, अगर खरीदने के लिए, तो मैं इसका कीमत कर दूंगा 200 रुपए, फिर कर दूंगा 300 रुपए। मतलब अगर इस पेन का डिमांड अगर बढ़ेगा तो फिर मैं इसके प्राइस को बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड अगर बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है अगर प्रोडक्शन, मैं अगर इस पेन की प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैंने इसकी निब खरीदा, इसमें इंक डाला, इसका रबर लगाया, ठीक है, तो उसकी एक कॉस्ट मुझे लगी, सपोज मुझे इसकी कॉस्ट लगती है 50 रुपये। नेक्स्ट ईयर अगर मुझे इस निब का कीमत और इस पेन में जो भी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, अगर वो 50 रुपये से मेरे लिए ही बढ़ के वो 70 रुपये हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, जो लास्ट ईयर 50 का 100 में बेच रहा था, अब मैं 70 का 120 में बेचूंगा। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन हुई। इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज कर रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज करने में जो इन्फ्लेशन आती है तो उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। थर्ड इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम लोग जिस तरह के बैकवर्ड है, हम लोग जिस तरह का इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या स्टोरेज करते हैं, जैसे अगर मैंने अनाज यहाँ पर 100 क्विंटल रखा, ठीक है, अब उस 100 क्विंटल में बारिश हो गई और 80 क्विंटल अनाज दह गया या खराब हो गया, अब मेरे पास सिर्फ 20 क्विंटल अनाज बचा। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे अगर ये बेचना होगा 20 क्विंटल, तो मैं इसके प्राइस को बढ़ा दूंगा, क्योंकि इस अनाज को खरीदने वाले अब ज्यादा लोग। 100 क्विंटल जब अनाज था तो खरीदने वाले, मतलब खपत करने वाले 80 क्विंटल ही थे। ठीक है, अब क्या था, 80 क्विंटल तो इंडिया खपत कर रही है, लेकिन अभी मेरे पास अनाज कितना है, 20 क्विंटल, लेकिन लोग की डिजायर क्या है, 80 क्विंटल की। तो मैं इसके प्राइस को बढ़ा दूंगा। और ये होता क्यों है? हमारी इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन से, हमारी इनएफिशिएंट स्टोरेज के कारण, हमारे बैकवर्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर के कारण हम लोग उतना उपजा नहीं पा रहे जितना की रिक्वायरमेंट है। उसके कारण क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ जा रही है। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। अगर एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को ले जाने में 100 रुपये लगना चाहिए, वो 500 रुपये लग रहा है, तो यहाँ पर प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, वेस्टेज ऑफ गुड्स हो रही है, इससे क्या होता है, कॉस्ट जो होता है वो हाई हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेशन ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज। स्पेक्यूलेशन का मतलब ये है कि जैसे आप देखेंगे कि अभी जिस तरह से लॉकडाउन लगने वाला होता है, तो उस समय किराना के जो प्रोडक्ट्स हैं लोग खरीद कर और स्टोर करने लगते हैं। ठीक है, जिस तरह से अभी गैस सिलेंडर को लोग खरीद कर और स्टोर करने लगे घर में, क्योंकि अगर मुझे कोरोना होगा तो गैस की जरूरत ना हो, मैं स्टोर करने लगूंगा। तो इस स्पेक्यूलेशन के कारण अब जो गैस सिलेंडर वाला जो पर्सन है जो उसको बेच रहा था, वो उसका प्राइस को बढ़ा देगा। 15,000 वाली गैस सिलेंडर अब 30,000 में मिल रही है। स्पेक्यूलेशन क्योंकि मार्केट में हाई है, क्योंकि इसकी यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्टेलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। कार्टेलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं, जैसे 2016 में हुआ ये था कि सीमेंट कंपनीज लोग के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, 10 सीमेंट कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिले और उन लोग ये बोले कि देखो भाई, इंडिया में हम ही 10 प्रोड्यूस करते हैं सीमेंट को, क्यों ना हम लोग 100 रुपये जो बोरा बेच रहे हैं उसको हम लोग बढ़ा के उसको 500 रुपये करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने उसकी दाम को बढ़ा दिया था, कार्टेलाइज कर दिया था। ठीक है, तो इसके कारण हुआ यह था कि जो सीसीआई थी, कॉम्पिटिशन, जो सीसीआई जो हमारी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो सीसीआई थी, उन लोगों ने क्या किया कि 2016 में इन 10 कंपनीज पर पेनाल्टी और फाइन, ह्यूज फाइन लगाया था। इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पेनलाइज किया था।
क्योंकि वो लोग कैटेलाइज कर रहे थे, वो लोग मार्केट को अपने अकॉर्डिंग, वो लोग 10 लोग मिलकर मार्केट को फ्री फ्लो होने नहीं दे रहे थे, तो इसको बोलते हैं कैटेलाइज होना। ठीक है, नेक्स्ट इज होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर मुझे लग रहा है कि बाद में किसी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे लॉकडाउन में क्या होगा, प्रोडक्ट की वैल्यू अगर बढ़ने का चांस है, तो मैं क्या करूंगा कि जो भी वेजिटेबल्स है या जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी जैसे मास्क है, मैं मास्क को क्या करूंगा कि उसको ना स्टोर कर दूंगा और मार्केट में निकालूंगा ही नहीं। अब कब निकालूंगा, जब थर्ड वेव आएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड वेव में लोगों की डिमांड बढ़ेगी, तो मैं उसी प्रोडक्ट का जो एमआरपी है उसको राइज करके और फिर बेचने लगूंगा, तो इसको बोलते हैं होर्डिंग। नेक्स्ट इज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर $1 70 में था, अब $1 72 अगर हो जा रहा है, तो मैं अगर ऑयल अगर सऊदी से अगर परचेस अगर कर रहा हूँ, पहले $1 का करता था, 70 रुपए उन्हें देता था, अब $1 ही का परचेस करने में ₹72 दे रहा हूँ, मतलब मुझे महंगा पड़ रहा है। ये क्यों महंगा पड़ रहा है? क्योंकि जो एक्सचेंज रेट की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इसी को बोलते हैं, एक्सचेंज रेट की जिस तरह से वैल्यू राइज होती है तो उसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि सपोज करिए कि अगर एक ये प्रोड्यूसर, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है एक पेन। पेन को प्रोड्यूस करने के लिए इसको जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट, सपोज निब की रिक्वायरमेंट है, निब, सपोज इसको इंक की रिक्वायरमेंट है, इंक, सपोज इसको प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट है, जिस प्लास्टिक में स्टोर करेगा। ठीक है, ये 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब इन 3 चीजों को खरीदने के लिए निब, NIB, निब, इंक और प्लास्टिक को खरीदने के लिए इस प्रोड्यूसर को जितनी लागत लगती है, उस लागत को एक इंडेक्स में मेजर करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। So producer price index is the price index that measures average change in prices received by domestic producers for their output. Output here is pen. इस पेन को बनाने के लिए जितना भी एवरेज चेंज है, एवरेज चेंज इसलिए क्योंकि सपोज अगर मैं 1 साल की बात करूं, तो आज अगर इसी पेन के निब की कीमत अगर ₹10 है, तो कल जाकर वो ₹20 हो जाएगा, परसों वो ₹2 हो जाएगा। तो 1 साल में जो एवरेज उसको प्रोडक्ट की कीमत पड़ी इस निब को खरीदने के लिए, उसको हम लोग एवरेज चेंज में यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो एक प्रोड्यूसर को एक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, पेन प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी आउटपुट वो बना रहा है, जितनी भी इनपुट में पैसे लगे हैं, ठीक है, उसको मेजर करता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के। ठीक है, अब अगर सपोज अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं अगर एक निब को खरीद रहा हूं, तो यहां पर टैक्स और सब्सिडी लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स वो होता है जो एक होलसेलर के लिए होता है। ठीक है, होलसेलर कौन होता है? जो कि अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेचता है, वो क्या करता है, एक रिटेलर को बेचता है या एक इंडस्ट्री को बेचता है, बिजनेसमैन को बेचता है। वो एक कंज्यूमर को डायरेक्टली नहीं बेचता है। वही एक CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो क्या करता है, डायरेक्टली वो अपने प्रोडक्ट को एक एक सपोज एक रिटेलर है, वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को एक कंज्यूमर को बेचता है। कंज्यूमर वो है जो कि उस चीज को कंज्यूम करेगा। सो होलसेलर क्या है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेच रहा है, वो एक रिटेलर को बेच रहा है। सो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो एक होलसेलर है, होलसेलर, ठीक है, ये अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है एक रिटेलर को। रिटेलर मतलब छोटे मोटे दुकान, रिटेलर को, और ये अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है कंज्यूमर को। ठीक है, तो CPI कंज्यूमर लेवल पर देखता है और होलसेलर WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो एक होलसेलर लेवल पर देखता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं होलसेलर और इनके बारे में। ठीक है, तो CPI सबसे पहले एक रिटेल लेवल है, रिटेल से वो क्या कर रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है, तो रिटेल लेवल की बात है। लेकिन वही WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एक होलसेलर पर है। CPI जो है मंथली बेसिस पर निकलता है, WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो एक वीकली बेसिस पर निकलता है। CPI गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए है, लेकिन WPI ओनली गुड्स के लिए। इन सब पॉइंट्स को याद रखेंगे। CPI में 8 कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। वही होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो प्राइमरी जो चीजें हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स है, फ्यूल है, पावर है और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों को उसको एक रिटेलर या बिजनेसमैन को देना है। ठीक है, तो बिजनेसमैन को क्या देगा, प्राइमरी आर्टिकल, फिर प्राइमरी आर्टिकल को वो क्या करेगा, कुछ चेंज करके और कंज्यूमर आर्टिकल में चेंज करेगा, उन्हें फ्यूल पावर उन्हें देगा ताकि वो एक आर्टिकल को प्रोड्यूस कर पाए। नेक्स्ट बेस ईयर, इसका जो होता है कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी।
1 जनवरी इज द कैलेंडर ईयर। वही एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो बेस ईयर है दैट इज 1 अप्रैल। तो ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, सो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और ये होगा 1 जन टू 31 दिसंबर। ओके, इट कैलकुलेट द फाइनल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, रिटेल लेवल का, तो फाइनल स्टेज इन्फ्लेशन का निकलता है, जबकि यहां पर इन्फ्लेशन कहाँ का, फर्स्ट स्टेज का निकलता है। अब ये रिटेलर को देगा तो रिटेलर उसको फिर सीपीआई में एक कंज्यूमर को देगा, तो वो फिर फाइनल स्टेज में होगा। ओके, सो सीपीआई इज इंपॉर्टेंस टू द जनरल पब्लिक। सीपीआई क्या है, एक पब्लिक को डील करता है, एंड डब्ल्यूपीआई इज होलसेल प्राइसेस के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में। डब्ल्यूपीआई इज पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइजर डिप्पी, जो DIPP, डिप जो बोलते हैं, डिप इसको निकालता है। डिप का आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इकोनॉमिक एडवाइजर डब्ल्यूपीआई को रिलीज करता है। बेस ईयर डब्ल्यूपीआई का है 2011-12, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो कि डब्ल्यूपीआई के बास्केट में दैट इज 697। आपको ये याद रखना। ओके, अब हम लोग अगर बात करें सीपीआई के बारे में, तो जो जी आप देखते होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डीए होता है, डियरेंस अलाउंस, वो सीपीआई के अकॉर्डिंग होता है। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो उनका डीए बढ़ेगा, अगर सीपीआई घटेगा तो उनका डीए घटेगा। और वही जो वेज कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी सीपीआई पे ही निकाला जाता है। 1955 के पहले सीपीआई को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बोलते थे। सीपीआई का बेस ईयर 2012 है, और सीपीआई हर एक महीने 12 तारीख को निकाला जाता है। ओके, सीपीआई हर एक महीने 12 तारीख को निकाला जाता है। टोटल 6 तरह के सीपीआई होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 6 नंबर है, सीपीआई ऑल इंडिया कंबाइंड। इसके अलावा सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, 370 कॉमोडिटीज है, और इसको यूज एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने के लिए सीपीआई आईडब्ल्यू का यूज किया जाता है। उसी तरह सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल लिबरल, सीपीआई ऑल इंडिया अर्बन, सीपीआई रूरल, और सीपीआई कंबाइंड। कंबाइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि आरबीआई सीपीआई कंबाइंड का यूज करता है। आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग निकालने के लिए सीपीआई ऑल इंडिया कंबाइंड का यूज करता है। नेक्स्ट इज फूड के भी जिस तरह के प्राइसेस बढ़ते घटते हैं, सिर्फ फूड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर और कोई प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ फूड की, तो उसको निकालने के लिए सीएफपीआई है, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। सीएफपीआई को सीएसओ निकालता है, और सीएसओ सीएफपीआई को निकालता है। ये 3 कैटेगरी में निकाला जाता है, रूरल, अर्बन और कंबाइंड। 2014 से इसका स्टार्ट हुआ है। और फूड प्रोडक्ट का जो बेस ईयर है सीएफपीआई, इसमें सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, और इसके बेस ईयर है 2012। नेक्स्ट इज, अगर मैं ग्लोबल लेवल पर बात करूं तो एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड प्राइस इंडेक्स निकालता है। ठीक है, ये यूएन का एक विंग है, फूड प्राइस इंडेक्स, एफपीआई। और इसमें टोटल 6 तरह के फूड्स होते हैं, या फूड डिपार्टमेंट होती है। सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी, मीट और शुगर, ये 6 तरह के। सीरियल्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, डेयरी, मीट एंड शुगर, ये 6 तरह के होते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में इतनी ही सारी चीजें थी। आपको यहाँ पर जो कुछ चीजें याद रखनी है वो ये कि आपको यहाँ पर जितने भी मैंने कीवर्ड्स बताए हैं वो याद रखना है। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, किस तरह से ओपन इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन वगैरह के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपको याद रखना है। तो जाने के पहले आप सभी को ये बोलूंगा कि प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और thank you for giving so much response to this economic series. Last video, जो वीडियो नंबर 1 है, that was almost, और that was very close, almost 396 hours उसकी हो चुकी है टच, सिंगल वीडियो की। तो थैंक यू फॉर लाइकिंग दैट। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिंक्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे, वहां पर आप चाहिए और हमें बताइए जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे। सो थैंक यू so much. Bye bye. Good night.